आखिर सुप्रीम कोर्ट का कलेजा पिघल ही गया, लेकिन इनके द्वारा चुनी गई सरकारों का अभी तक कलेजा नहीं पिघला। आपको बता दूं कि 25 मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन लगा है, तब से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो उनके खाने पीने का दिक्कत हो गया है और दूसरी तरफ उनके रहने सहने का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। दिहाड़ी मजदूर वे मजदूर होते हैं जो रोजी पर अपना काम करते हैं, हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं, और 1 से 2 दिन जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और सप्ताह भर जब काम न मिले तो उनकी स्थिति पूछिए मत क्या हो जाती है। और लॉकडाउन के कारण तो महीनों गुजर गए, उन्हें कोई काम नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। और रही बात उनके द्वारा चुने गए सरकारों की मदद करने की, तो उन सरकारों को तो कोरोना को छोड़ के कोई और अभी समस्या दिखता ही नहीं है। उनके लिए चारों तरफ केवल कोरोना कोरोना और कोरोना दिख रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी बन गई है और कोरोना का जब्त में आज पूरी दुनिया है और कोरोना को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोरोना के साथ साथ मजदूरों का भी तो ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। और 25 मार्च के बाद तो ऐसे हालात बन गए हैं कि ऐसा लगता है कि सरकारों को मजदूरों की समस्या से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। अगर सरकार मजदूरों की समस्या को गंभीरता से लेती और उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती ठीक से, तो मजदूरों को सब कुछ छोड़कर सैकड़ों मील पैदल चलना नहीं पड़ता। मजदूर थोड़ा रुक के इंतजार कर लेते। और तो और उन मजदूरों को तो बिल्कुल नहीं पैदल जाने की जरूरत पड़ती जो कि अपने छोटे छोटे बच्चे और अपने फैमिली के साथ पैदल ही अपने घर तक निकल चुके हैं। हालांकि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन अलग अलग देश के राज्यों से, अलग अलग जगहों से मजदूरों का ये कहना है कि उनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और एक बात तो बच्चा भी बता देगा कि अगर मजदूरों को खाने पीने की समुचित व्यवस्था बेहतरी से रहती तो वो कम से कम घर की ओर नहीं जाते, वो भी पैदल ऐसी स्थिति में। और उन मजदूरों को ये भी पता है कि मेरे घर जाने के बाद भी मेरे लिए कोई मजदूरी का या कोई काम का इंतजाम नहीं है। घर जाने के बाद भी मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन वो घर इसलिए गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम घर में खा पी तो सकूंगा, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है मुझे। आज अगर सरकार को मजदूरों की थोड़ी भी चिंता होती तो या तो उनके खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छे से करती, और नहीं तो वो जो पैदल निकल पड़े हैं उनको रोक कर उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करती। आज हमारे देश में रेलगाड़ियों की संख्या लगभग 19,000 है और हमारे देश में 50 लाख के आसपास मजदूर फंसे हैं, और एक गाड़ी में आराम से 1,000 लोगों को इधर से उधर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो अगर 19,000 रेलगाड़ियों को एक बार में ही चलाया जाए तो एक बार में ही, एक ट्रिप में ही पूरे के पूरे मजदूरों को इधर से उधर पहुंचा दिया जाता। अब दूसरी समस्या ये उठती है कि कोरोना काल में सब लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उन्हें संक्रमण फैलने का डर है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस का पालन करवा दे, उनकी दूरी बढ़ा दे, और तो और जो काम एक दिन में जब 50 लाख मजदूर ट्रेनों से जा सकते हैं, तो हम एक दिन की जगह पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 2 दिन लेके जाएंगे। मतलब एक ट्रेन में एवरेज 1,000 आदमी जा सकते हैं, तो 1,000 ना ले जाकर 500 लोग को तो ले जा सकते हैं ना। और हमारी रेलवे में इतनी क्षमता है कि 2 करोड़ लोगों को हमेशा ढोती ही थी, तो अगर 1/4 भी करेंगे तो एक दिन का काम में तो मजदूरों को अपने घर पहुंचा दिया जाता। लेकिन सरकार ने ऐसा थोड़ा भी नहीं किया। उन्हें सड़क पर चलने के लिए छोड़ दिया, उन्हें बहुत प्रकार के अलग अलग साधनों के द्वारा घर पहुंचने के लिए मजबूर छोड़ दिया। कई कई मजदूर तो भूखे प्यासे रास्ते में चलते रहे। और अभी कोरोना का इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, इससे कोई मजदूरों की मदद भी नहीं कर सकता। अगर कोई मजदूर भूखे पड़ा है तो कोई उसके पास मदद के लिए नहीं जाएगा। उसे लगेगा कि हो सकता है कोरोना संक्रमित हो और बेहोश पड़ा हो, मुझे कोरोना होना हो जाए, इसलिए उनका मदद भी नहीं करेगा। कोई पानी तक भी ठीक से नहीं देगा। हालांकि कुछ महान लोग हैं जो उन लोगों की मदद अभी भी इस अवस्था में कर रहे हैं। जब सरकार 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उसी दिन मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए या तो उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए था अच्छे से, और नहीं कर पा रहे थे तो उसी दिन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके सबका रजिस्ट्रेशन करवा के 14 दिन बाद सबको अपने अपने जगह पहुँचा देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार रेलगाड़ियों का उपयोग ही नहीं करना चाहती मजदूरों के लिए। जिस हिसाब से सुनने को मिलता है कि केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य देंगे रेल का किराया, और राज्य बोलती है केंद्र देंगे, और फिर अंत में केंद्र सरकार 85% किराया देने के लिए रेडी हुई
और राज्यों को 15% भुगतान करना होगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि सरकार आर्थिक कारणों से उनको ट्रेन पर जाने नहीं दी। तो उसके लिए मैं छोटा सा सरकार का एक पैकेज की बात कर रहा हूँ। अभी सरकार कुछ दिन पहले 20 लाख करोड़ रुपए उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए देने की घोषणा की थी। और मैंने देखा है कि रेलगाड़ी का स्लीपर रिजर्वेशन का एक तरफ का एवरेज किराया 800 रुपये के आसपास बैठता है। तो एक मजदूर का 800 रुपये पहुँचने का, फिर उसके बाद रास्ते में बहुत खाएगा तो 400 रुपये का खाएगा, तो 400 रुपये खाने पीने का खर्चा। और उसके बाद जब वो मजदूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगा तो उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब एक दिन में अगर उसके खाने पीने का खर्चा क्वारंटाइन सेंटर में 1000 भी लिया जाए तो 14 दिन में 14,000 खर्चा आएगा। तो अगर पूरा जोड़ा जाए तो एक मजदूर पर 15,200 रुपये खर्चे आएंगे। और उसके हिसाब से अगर 50 लाख मजदूरों की बात कर लिया जाए तो ये पूरा का पूरा खर्चा लगभग 7600 करोड़ पड़ेगा, मतलब 7,600 करोड़। सरकार उद्योगों के लिए तो 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, लेकिन उद्योगों को चलाने वाले जो सारथी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके लिए 7600 करोड़ भी नहीं दे सकती क्या? सरकार क्यों इस बात पर भीड़ है कि राज्य किराया देगा, राज्य बोले कि केंद्र किराया देगा? क्या सरकार 7600 करोड़ रुपए मजदूरों के नाम पर नहीं दे सकती थी? पूरा समस्या ही खत्म हो जाता। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसा समझिए कि किसी शहर में उद्योगपति हैं और एक मजदूर वर्ग है। उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़ रुपए दे दें और मजदूरों के लिए 7,600 रुपये भी देने में दिक्कत। 20 लाख में और 7,600 में बहुत अंतर होता है, लेकिन सरकार कहीं और ही खोई रही। शायद सरकार को मजदूरों की चिंता ही नहीं है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण मत दिया जाए। यही सब समस्याओं को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तलब किया और राज्यों को सीधे सीधे आदेश दिया कि आपको मजदूरों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था करनी है और बिना किराए लिए घर तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी राज्यों को तलब किया। तब सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपना पक्ष रखे और उन्होंने बोला कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है और देश में मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ गलतियां हो जाती है सब काम में, लेकिन एक ही गलती को बार बार बताया जा रहा है। मैं उनकी इतना तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, उन्हें न्यायिक व्यवस्था, उन्हें सरकार की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठता है। मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी जो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक घटना है, जो बड़े बड़े पत्थर दिल को हिला कर रख देगा, रुला सकता है। उसमें अरबीना खातून नाम की एक महिला है जिनकी मुजफ्फरपुर स्टेशन में जिनकी लाश को ट्रेन से उतारा गया और उनके 100 के पास उनका 2 से 3 साल का बच्चा बार बार उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है कि माँ उठ जा, और जब नहीं उठ रही है तो उनका जो चादर उसमें बच्चा घुस जा रहा है। बच्चा अपनी माँ के बालों को सहला रहा है, खेल रहा है कि अब मेरी माँ उठेगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी माँ कभी नहीं उठेगी। ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया और जो भी इसे अकेले में देखा होगा, यकीन मानिए अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाया होगा। अब मैं कहता हूँ कि केंद्र और राज्यों का कैसे मिलकर काम करना है। मैं कहता हूँ कि महिला जब चढ़ी होगी रेलगाड़ी पर और रेलगाड़ी में उनकी तबीयत बिगड़ी होगी तो वहाँ के टिकट निरीक्षक को, रेलवे को सूचना देनी चाहिए था हेड ऑफिस में, और नहीं तो वहाँ के सुरक्षा कर्मी को भी सूचना देनी चाहिए थी। और अगर रेलवे को सूचना मिली होगी तो उन्हें तत्काल रास्ते में कहीं नज़दीकी अस्पताल के आसपास में रेलगाड़ी को जहाँ संभव खड़ा करके वो लेडीज़ को अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था। तो ये कहाँ केंद्र और राज्य का संतुलन दिखता है। अब इसमें या तो रेलवे की लापरवाही है, जिन्होंने बिल्कुल उनका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जवान लेडीज़ थी और जवान लेडीज़ का एकाएक मौत संभव नहीं है, उनके पहले वो तड़पन तो होना ही होना है। तो या तो रेलवे ने ध्यान नहीं दिया, और अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही होगी तो कहाँ भर्ती कराए, कहाँ भर्ती ना कराए, कोई अस्पताल भर्ती लेगा कि नहीं लेगा, और अस्पताल राज्य का विषय होता है। तो या तो केंद्र और राज्य में कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं है, मिलके काम नहीं हो पा रहा है, और नहीं तो रेलवे की लापरवाही है। कोई एक तरफ से तो लापरवाही हुई है। और दूसरी घटना है बिहार की सीतामढ़ी की रहने वाली किरण जी की, जो कि 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज है। वो बम्बई से पटना के लिए चली और सतना के बाद जैसे ही ट्रेन खुला उनका प्रसव पीड़ा चालू हो गया, और वहाँ के रेलवे के बहुत सारे स्टाफ को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने उनका कोई मदद नहीं किया। और वो गाड़ी जब मानिकपुर जंक्शन पहुँची तो आनंद फानन उतारा गया और एम्बुलेंस आधे आधे तक प्लेटफॉर्म पर ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात, मुंबई में उनका जांच तो हुआ होगा, मेडिकल जांच, और मेडिकल जांच में जब निकला कि 9 महीने की वो प्रेग्नेंट है, तो क्या राज्य सरकार को सूचना नहीं दे सकते थे
क्या ये राज्य को नहीं बता सकते थे कि महिला प्रेग्नेंट है 9 महीना की, कहीं भी इनको डिलीवरी हो सकता है, आप इन्हें रखिए, आप इनकी जिम्मेवारी लीजिए। और वहाँ के राज्य सरकार को भी सीधे बोलना चाहिए था कि हाँ, हर प्रेग्नेंट महिला, हर गर्भवती महिला की जिम्मेवारी या जवाबदारी हमारे ऊपर है, और उनको शहर सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को स्वीकारना चाहिए था। लेकिन या तो रेलवे ने उनको सूचना नहीं दिया, बैठा लिया, तो मतलब वो लापरवाही है। और अगर रेलवे सूचना दिया होगा और राज्य स्वीकार नहीं करे तो ये राज्य की लापरवाही है। और दूसरी चीज, जब सतना के बाद उनका प्रसव पीड़ा चालू हुआ तो ट्रेन को कोई वाजिब जगह रोक के उन्हें नजदीकी अस्पताल में रास्ते में ही क्यों नहीं दाखिला कराया गया? अब रेलवे ये ना लॉजिक दे दे कि वैसे समय चल जाता, ट्रेन रुकता तो समय की बर्बादी होता। मुझे भी पता है 2-2 दिन की ट्रेनें 9-9 दिन में पहुंची है, और किस किस काम के लिए रुकी होगी वो सबको पता है, और जरूरी काम के लिए ही रुकी होगी। तो क्या कोई प्रेग्नेंट लेडीज जो आपकी ट्रेन में यात्रा कर रही है, वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित है, बच्चे जन्म लेते समय उनको कुछ भी हो सकता है, क्या वो कोई जरूरी काम नहीं था? उस टाइम ट्रेन नहीं रोकी जा सकती थी? और इन दोनों घटनाओं पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जिसका टाइटल है अब ये रेलगाड़ी हमारी नहीं रही। तो उन सरकारों का तो कलेजा इनके लिए नहीं पसीजा जिनको इन लोगों ने चुना है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो इसमें पिघला है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि सबको खाने की व्यवस्था और किराए की व्यवस्था सरकार करेगी, अब जैसे करना आप लोग करिए। और अगर तुषार मेहता जी जैसे बोलते हैं कि सरकार पूरा ध्यान दे रही, लोग को अच्छे से पहुंचा रही है, तो मैं कहता हूँ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उनके खाने पीने की व्यवस्था आप करेंगे, उनके किराए की व्यवस्था आप करेंगे, उसी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक घोषणा किया गया कि हम अपने राज्य से गुजरने वाले ट्रेनों में जहाँ पर अगर रुकेगी तो हम बिस्किट और पानी की व्यवस्था कराएंगे। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद व्यवस्था हो रही है, मतलब पहले बिस्किट और पानी की व्यवस्था नहीं थी। क्या आपको पानी कोई आवश्यक और मूलभूत चीज नहीं लगता क्या? इस समय देखा जाए तो लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा हर तरह से मजदूरों को और आम पब्लिक को परेशानी दी गई है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा मजदूरों और आम आदमी के हितों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई है। और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता बीच में तो पता नहीं इनको और कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी लगा आप बताइएगा। और थोड़ा पसीने से लथपथ हूँ और उसमें आपसे बात कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा सिचुएशन ऐसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए